कुसुम की दो बहू थी, बड़ी बहू नैना और छोटी बहू पूजा। क्योंकि बड़ी बहू नैना थी, इसलिए नैना को इस बात का बड़ा घमंड था। ऐसे ही एक दिन, बहू जरा मेरे लिए एक कप चाय बना कर लाना। पूजा, माँ जी के लिए एक कप चाय बना दो और मेरे लिए भी बना देना। पर दीदी मैं खाना बनाने जा रही हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या मैं भी सब्जी काट रही हूँ? पूजा, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है ना कि अपनी जेठानी से कैसे बात की जाती है। और जब तुम खाना बनाने के लिए किचन में जा ही रही हो तो क्या एक कप चाय माँ जी के लिए नहीं बना सकती? ये क्या हो रहा है? मैंने सिर्फ एक कप चाय मांगी थी, तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? माँ जी, आपने ना अपनी इस छोटी बहू को कुछ ज्यादा ही सिर पे चढ़ा रखा है। घर का कोई काम तो करती नहीं है। अरे काम को तो छोड़ो ही, इसे तो बड़ों से बात करने की तमीज भी नहीं है। इज्जत कैसे देते हैं बड़ों को ये भी नहीं पता। दीदी मेरे सामने माँ जी से मेरे ही बुराई करने की जरूरत नहीं है। माँ जी आप रुकिए, मैं अभी बना कर लाती हूँ आपके लिए चाय। इस तरह से ना चाहते हुए भी पूजा को अपनी जेठानी का काम करना पड़ता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और नैना समय के साथ अपनी देवरानी को परेशान करने लगती है। देखो ना पूजा, कल से मेरे हाथों में कितना ज्यादा दर्द हो रहा है, सूजन भी है, लगता है मेरे हाथों में मोच आ गई। अगर मोच आ गई है तो डॉक्टर के पास जाओ ना, मुझे क्यों दिखा रही हो? पूजा, मैं तुम्हें अपनी मोच नहीं बल्कि एक गंदे कपड़े दिखा रही हूँ। दरअसल मेरे हाथों में मोच आ गई है, कपड़े नहीं धो सकती, तो तुम कपड़े धो रही हो तो लगे हाथों मेरे कपड़े भी धो दो। इस तरह से नैना अपने सारे गंदे कपड़े पूजा के पास छोड़कर चली जाती है। अपनी जेठानी के इतने सारे गंदे कपड़े देखकर पूजा को बहुत गुस्सा आता है। इस औरत ने दुखी कर दिया है मुझे। कभी कभी तो ऐसा करती है जैसे मानो मेरी जेठानी नहीं मेरी सास हो। अब ना चाहते हुए भी पूजा गुस्से में नैना के कपड़े धोती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और नैना पूजा को परेशान करने का कोई भी कसर नहीं छोड़ती। पूजा, ये कैसा खाना बनाया है तुमने? लगता है कि तुम खाना बनाना भूल गई हो, इसीलिए कहती हूँ कि तुम रोज खाना बनाया करो। दीदी हमेशा खाना मैं ही बनाती हूँ, बस आप कभी कभी कड़ी बनाती हो, वो भी इसीलिए क्योंकि मुझे कड़ी बनानी नहीं आती। और आज आपके कहने पर ही मैंने कड़ी बनाई है जो आपको पसंद नहीं आई। अच्छा, ऐसी बात है। अच्छा तो एक काम करो, जब तक तुम्हें कड़ी बनाने नहीं आ जाती तब तक तुम खुद कड़ी बनाओ। आखिर कब सीखोगी? इतना बोलकर नैना सबके साथ बैठकर खाना खाने लगती है। अपनी जेठानी का ये रूप देखकर पूजा को बहुत गुस्सा आता है और वह मन ही मन अपनी जेठानी को गाली देने लगती है। आह पूजा, तुमने मुझे मन ही मन गाली दी है ना? नहीं तो दीदी, मैंने कब गाली दी आपको? ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? ज्यादा भोली मत बनो, तुमने मुझे मन ही मन गाली दी है, तभी तो मेरी जुबान कट गई। अरे बस भी करो तुम दोनों देवरानी जेठानी आपस में लड़ना। अच्छा नैना बहू, अब तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? तुम अपनी माँ को देखने नहीं जाओगी हॉस्पिटल? माँ जी की तबीयत अब पहले से ठीक है, कुछ दिनों में माँ जी को डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। मैं मायके जा रही थी लेकिन माँ ने आने से मना कर दिया। क्या दीदी आपकी माँ की तबीयत खराब है और आप यहाँ बैठी हो? आप कुछ दिनों के लिए मायके चले जाओ, मायके से होकर आओगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। पूजा, तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो मेरी माँ है और अब वो ठीक है। मुझे मायके जाने की जरूरत नहीं है। जब मुझे लगेगा कि मुझे मायके जाना चाहिए तब मैं अपने मायके चली जाऊंगी। सही कहा दीदी आपने, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। चुड़ैल कहीं की, कभी मायके भी नहीं जाती। माँ मर रही है यानी कि मायके चली जाओ। हे भगवान, एक बार मायके चले जाओ फिर कभी वापस ना आए। इस तरह से पूजा मन ही मन अपनी जेठानी के मायके जाने की प्रार्थना करने लगती है और उसी वक्त नैना के पास एक फोन आता है। नैना बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जाकर अपना सामान पैक करने लगती है। नैना बहू, आखिर किसका फोन आया था? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? क्या हुआ तुझे? दीदी आप कहीं जा रही है क्या? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ तो बताइए। माँ जी, मेरी माँ तो ठीक हो गई थी लेकिन फिर से उनको हार्ट अटैक आ गया है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि जिनको मिलना है वो आकर मेरी माँ से मिल लें और मेरी माँ मुझे छोड़कर चली जाए उससे पहले मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। इस तरह से नैना घबराती हुई हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल जाने के बाद नैना को पता चलता है कि उसकी माँ का देहांत हो गया है, जिस वजह से नैना अपने मायके ही रुक जाती है। और जब ये खबर पूजा को मिलती है तो उसे बहुत दुख होता है। मैं हमेशा चाहती थी कि मेरी जेठानी मायके चली जाए, पर आज वो मायके गई तो मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा। उसके बिना घर कितना खाली खाली है। पूजा अपने जेठानी के ना होने पर बहुत दुखी रहने लगती है। इसलिए कुसुम एक दिन उसकी दोस्त दिव्या को घर बुलाती है।
पूजा बहू देख तुझसे मिलने कौन आया है, तेरी बचपन की दोस्त दिव्या। दिव्या यहाँ अचानक? दिव्या कैसे आई यहाँ पर अचानक तुम? मुझे तो तेरी सास ने बुलाया। वो बता रही थी कि जब से तेरी जेठानी मायके गई है तब से तू बहुत उदास रहने लगी है, बस इसीलिए मैं तुझसे मिलने आ गई। सच में माँ जी, आपने दिव्या को बुलाया? हाँ बहू, तू कुछ दिनों से घर में अकेली थी ना, इसीलिए मैंने तेरी सहेली को बुला लिया। अच्छा अब तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं अपने कमरे में आराम करने चली। इतना बोलकर कुसुम अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है और दिव्या पूजा के कान भरने लगती है। क्या यार पूजा, तू पागल है? तेरी जेठानी क्या मायके गई, तू यहाँ दुखी होकर बैठ गई। अरे तुझे तो खुशियाँ बनानी चाहिए। मेरी जेठानी मायके जाते तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। दिव्या ये तो कैसी बातें करी? तू जानती है ना मेरी जेठानी की माँ खत्म हो गई, इसलिए उन्हें अपने मायके जाना पड़ा। उनके दुख में मैं खुशियाँ कैसे मना सकती हूँ? आखिर वो भी तो मेरी बहन जैसी है ना। क्या यार पूजा, तू कितनी बेवकूफ है। जेठानी हमेशा जेठानी होती है, वो कभी बहन नहीं बन सकती। और याद कर तेरी जेठानी ने तेरे साथ क्या क्या किया है, और तू है जो उसके लिए इतनी उदास हो रही है। मेरी मान तो खुश हो जा और भगवान से दुआ करके तेरी जेठानी हमेशा मायके में ही पड़ी रहे। वैसे भी माँ उसकी मरी है, तेरी नहीं। चिल करना। बस दिव्या बहुत हो चुका। तो मेरी बचपन की दोस्त है, इसीलिए अब तक मेरे घर पर है। अगर ये बात किसी और ने कही होती ना तो उसकी जुबान खींच लेती मैं। मेरी जेठानी कैसी है और क्या है वो मैं जानती हूँ, तुझसे जानने की मुझे जरूरत नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी जेठानी जल्द से जल्द अपने ससुराल वापस आ जाए। पूजा की बातें सुनकर दिव्या को बहुत गुस्सा आता है और वह पूजा से अपनी दोस्ती तोड़कर अपने घर चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और पूजा चुपचाप रहने लगती है। बहुत जल्द नैना अपने ससुराल आ जाती है। अपनी जेठानी को देख पूजा के चेहरे पर एक बार फिर से खुशियाँ आ जाती है। दीदी आप आ गई। आप जानती हैं आपके मायके से आने के बाद मुझे कितनी खुशी हो रही है। आप बस जल्दी से मुझे अपना काम बताइए, आपके बिना आपकी देवरानी अधूरी है। क्या सच में तुमने मुझे मिस किया? मुझे तो लगा था कि मेरे मायके जाने के बाद तुम बहुत ज्यादा खुश होंगी और डेली पार्टी कर रही होंगी। नैना के ससुराल आने पर पूजा बहुत खुश थी, जिसके बाद एक बार फिर दोनों देवरानी जेठानी में पहले की तरह काम को लेकर लड़ाइयाँ होने लगती है। पर कुसुम खुश थी क्योंकि भले ही उसकी दोनों बहुएं आपस में लड़ती थी पर उन दोनों में प्यार भी काफी था। चीकू स्कूल के लिए तैयार हो जाता है और अपने पिता मोहन से बोलता है, पापा बाहर तेज तूफान और आंधी चल रही है। कुछ समय बाद बारिश शुरू हो जाएगी और मेरे पास छाता नहीं है। आपने कहा था कि इस साल आप मुझे छाता देंगे। चीकू की बात सुनकर उसके पिता मोहन, जो कि बांस की लकड़ी से टोकरी बना रहे होते हैं, वो अपनी जगह से खड़े होकर अपने बेटे से बोलते हैं, बेटा अभी बारिश नहीं हो रही, तुम अभी स्कूल के लिए निकल जाओ। मैं 1 से 2 दिन के अंदर तुम्हारे लिए एक अच्छी सी छतरी ले आऊंगा। ठीक है पापा? इतना बोलकर चीकू अपने घर से निकल जाता है। वो अभी थोड़ी दूर पहुंचा ही था कि तेज बारिश होने लगती है, जिस वजह से चीकू एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगता है, लेकिन बारिश नहीं रुकती। जिसके बाद चीकू भीगता हुआ स्कूल जाता है और जब चीकू स्कूल जाता है तो उसे गीला देखकर उसकी टीचर उसे डांटते हुए बोलती है, चीकू आज तुम इतनी लेट स्कूल आए हो? तुम तो एक इंटेलिजेंट बच्चे हो और हमेशा समय पर आते हो, और आज इतनी लेट वो भी भीगे हुए। तुम छाता लेकर क्यों नहीं आए बाकी बच्चों की तरह? हाँ, मैं तुम्हें इस तरह से क्लास में बैठने नहीं दे सकती, तुम तो भीगे हुए हो। टीचर मेरे पास छतरी नहीं है। मेरे पिताजी ने बोला है कि वो बहुत जल्द मेरे लिए एक छतरी ला देंगे। चीकू की बात सुनकर क्लास के सभी बच्चे हंसने लगते हैं, जिसके बाद टीचर सभी बच्चों को चुप करवाकर चीकू से बोलती है, चीकू मैं तुम्हें क्लासरूम में नहीं आने दे सकती, इसीलिए जब तक तुम सूख नहीं जाते तब तक तुम क्लासरूम के बाहर खड़े होकर ही पढ़ाई करोगे। बेचारा चीकू अपनी टीचर की बात मान लेता है और क्लासरूम के बाहर खड़े होकर पढ़ाई करने लगता है। छुट्टी होने के बाद सभी बच्चे अपना बैग और छतरी लेकर घर जाने लगते हैं और चीकू बारिश में भीगता हुआ घर जाता है। जब चीकू गीला घर जाता है तो चीकू को गीला देख उसकी माँ रमा अपने पति मोहन से बोलती है, हमारा चीकू पढ़ने लिखने में कितना तेज है। हर साल जब भी मानसून आता है हमारे चीकू की पढ़ाई छूट जाती है। कभी वो गीला स्कूल जाता है तो कभी लेट स्कूल जाता है, कभी कभी तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है जिस कारण उसकी पढ़ाई छूट जाती है। और ऐसा कब तक चलता रहेगा मुझे कुछ भी नहीं पता। आप इस बार पैसे जोड़कर मेरे बच्चे के लिए एक छाता खरीद दो।
रमा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, पर तुम तो जानती हो ना, बांस की टोकरियों से। पर मैं इस बार चीकू के छाते के लिए पैसे जोड़ रहा हूँ। मैं जल्द ही उसके लिए छतरी ले लूंगा। जिसके बाद रमा चीकू को अपने साथ घर के अंदर ले जाती है। अब इसी तरह से अगले दिन चीकू फिर से स्कूल जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन भारी वर्षा होने की वजह से वो स्कूल नहीं जा पाता और एक बार फिर रमा मोहन से छतरी के लिए लड़ने लगती है। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और भारी वर्षा होने की वजह से चीकू की पढ़ाई भी छूटने लगती है। जिसके बाद मोहन खुद से बोलता है, बस बहुत हुआ। अगर मैं इस बांस की लकड़ियों से टोकरी बना सकता हूँ तो मैं अपने बेटे के लिए छाता भी बना सकता हूँ। अब मैं उसके लिए लकड़ी का छाता बनाऊंगा। इतना बोलकर मोहन अपने बेटे चीकू के लिए लकड़ी का छाता बनाने लगता है और पूरे दिन की कड़ी मशक्कत करने के बाद आखिर मोहन अपने बेटे के लिए लकड़ी का छाता बना ही लेता है। और अगले दिन जब चीकू स्कूल जाने के लिए उठता है तो भारी वर्षा होते हुए देख वो एक बार फिर से उदास हो जाता है। जिसके बाद मोहन अपने हाथों से बनाई हुई लकड़ी की छतरी चीकू को देता है और उससे बोलता है, बेटा, अब तुम्हें बारिश के मौसम में घर में बैठने की जरूरत नहीं है। देखो, मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए ये लकड़ी की छतरी बनाई है। अब तुम इसे लेकर स्कूल जाओ। वाह पापा, ये लकड़ी का छाता तो सच में बहुत सुंदर है। अब मैं इस छतरी को लेकर स्कूल जाऊंगा और अपने सभी दोस्तों को दिखाऊंगा कि मेरे पिता ने मेरे लिए अपने हाथों से लकड़ी का छाता बनाया। इतना बोलकर चीकू फटाफट स्कूल के लिए तैयार हो जाता है और छतरी को लेकर निकल जाता है। परंतु लकड़ी की बनी हुई वह छतरी काफी भारी होती है, जिस वजह से चीकू के हाथों में दर्द होने लगता है और वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और छतरी को साइड में रखकर खुद से बोलता है, ये छतरी कितनी भारी है, मेरे तो हाथों में दर्द होने लगा। स्कूल का इतना भारी बैग, ऊपर से छतरी भी इतनी भारी है। पर मैं क्या करूं? मैं छतरी को लेकर घर नहीं जा सकता। अगर घर गया तो पापा का दिल टूट जाएगा। आखिर कितनी मुश्किलों से उन्होंने मेरे लिए छतरी बनाई है। इतना सोचकर चीकू उदास होकर वहीं बैठ जाता है। तभी वहाँ एक साधु भीगते हुए आते हैं और वो भी चीकू के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद साधु बाबा चीकू से बोलते हैं, बेटा, स्कूल के कपड़ों में तैयार हो, तुम्हारे पास छाता भी है, पर फिर भी तुम यहाँ उदास बैठे हो। तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या? मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद है, पर मेरा छाता लकड़ी का बना हुआ है और ये बहुत भारी है। चीकू की समस्या सुनकर साधु बाबा एक मंत्र पढ़ते हैं और उस छाते पर फूंक देते हैं। जिसके बाद साधु बाबा चीकू से बोलते हैं, अब ये छतरी भारी नहीं है, अब तुम इसे लेकर आराम से स्कूल जा सकते हो। इतना बोलकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं और साधु बाबा के कहने पर चीकू एक बार फिर उस छतरी को उठाता है, लेकिन इस बार वो छतरी काफी हल्की होती है, जिस वजह से चीकू जल्दी जल्दी अपने स्कूल जाता है। और जब सभी बच्चे और टीचर चीकू की लकड़ी की छतरी देखते हैं तो वो लोग बड़े हैरान होते हैं और चीकू सारी बातें अपने दोस्तों को बताता है। कुछ देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है, लेकिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद वर्षा तेज होने लगती है और तेज आंधी, तूफान और बिजली कड़कने लगती है, जिस वजह से काफी बच्चों की छतरियां टूट जाती है तो कुछ की हवा में उड़ जाती है, लेकिन चीकू के छाते को कुछ नहीं होता। जिसके बाद चीकू अपने कुछ दोस्तों को अपनी छतरी में आने के लिए बोलता है। चीकू के कुछ दोस्त जब छतरी के नीचे आते हैं तो छतरी अपने आप बड़ी हो जाती है और इस छतरी से चीकू सभी को अपनी छतरी के नीचे खड़ा कर लेता है और अपने घर जाता है। ये देख सभी गांव वाले बड़े हैरान होते हैं और जब चीकू अपने घर पहुंच जाता है तो गांव वाले चीकू के पिता के पास आते हैं और उससे बोलते हैं, मोहन भाई, चीकू के पास तो जादुई छतरी है। हम सबने अपनी आंखों से देखा है, वो छतरी अपने आप बड़ी होती जा रही थी। ये सब सुनने के बाद मोहन को विश्वास नहीं होता। जिसके बाद मोहन उस छतरी को खोलकर कुछ लोगों को अपनी छतरी के नीचे खड़ा करता है और वो देखता है कि वो छतरी सच में अपने आप बड़ी हो रही है। जिसके बाद सभी गांव वाले उस छतरी का सदुपयोग करने के लिए मोहन को एक आइडिया देते हैं। मोहन भाई, तेज वर्षा होने की वजह से हमारी फसल को बहुत नुकसान हो रहा है और हम इस छतरी की मदद से अपनी फसल साथ ही वर्षा के पानी को जमा कर सकते हैं।
वो कैसे? मोहन, हम चीकू की छतरी लेकर बांध और खेत के बीच में खड़ा कर देंगे, जिस वजह से बारिश का सारा पानी बांध में आ जाएगा और छतरी के नीचे फसल होने की वजह से हम सभी गांव वालों की फसल भी बच जाएगी। उस आदमी के कहने पर मोहन उसकी बात मान जाता है और वैसा ही करता है और छतरी के नीचे जितने भी खेत होते हैं वो सभी बारिश की वजह से खराब नहीं हो पाते और बारिश का सारा पानी बांध नहर में जमा हो जाता है, जिसके बाद बारिश का मौसम खत्म हो जाता है और गांव वालों के पास बारिश का पानी स्टोर हो जाता है। गोपाल की अपनी खुद की एक छोटी सी अंडे की दुकान थी, तो वहीं थोड़ी ही दूर पर विक्रम नाम के एक व्यक्ति की भी अंडे की दुकान थी। गोपाल की अंडे की दुकान काफी चला करती थी। इस बात से विक्रम को गोपाल से काफी घृणा भी होती थी। ऐसे ही एक दिन विक्रम की पत्नी दुकान पर आ जाती है और विक्रम से बोलती है, अरे तुम क्या करते हो सारा दिन दुकान पर? तुम्हारे पास मक्खी मारने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है। तुमने देखा नहीं गोपाल की दुकान पे हर समय कितनी भीड़ लगी रहती है। अरे इतनी गर्मी में भी लोग गोपाल के अंडे ही खरीदते हैं। अरे अगर लोग गोपाल के अंडे खरीदते हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो हर वो कोशिश करता हूँ जिससे लोग उस गोपाल के अंडे ना लेकर मुझसे अंडे लें, परंतु ये लोग हैं कि गोपाल से ही अंडे लेते रहते हैं। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है पुराने और सस्ते अंडे मत लाया करो। तुम्हारे इस नकली और घटिया सामान की वजह से गांव के लोग हमसे अंडे नहीं खरीदते हैं, उस गोपाल के अंडे खरीदते हैं, क्योंकि उसके अंडे ताजा और फ्रेश मुर्गी के होते हैं। हाँ। अरे भाग्यवान, तुम्हें नहीं पता मुर्गी के अंडे कितने महंगे होते हैं। यहाँ हमारे अंडे तो बिकते नहीं और तुम्हें मुर्गी के अंडे की पड़ी है। जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत खा। जब देखो मुंह उठाकर आ जाती है दिमाग खाने। बड़ा है दिमाग वाले। जाती है यहाँ से कि नहीं? विक्रम गुस्सा करके अपनी पत्नी को वहाँ से भगा देता है, परंतु जब रात को खुद घर जाता है तो उसके दिमाग में सिर्फ गोपाल के बिकते हुए अंडे ही नजर आ रहे होते हैं। वो गुस्से में गोपाल के घर जाता है और उसके घर जाकर उसकी सभी मुर्गियों को पिंजरे से निकाल देता है, जिस वजह से सारी मुर्गियां भाग जाती हैं। और अगली सुबह जब गोपाल अपनी मुर्गियों को देखने के लिए जाता है तो उसके पिंजरे में एक भी मुर्गी नहीं होती, जिसके बाद गोपाल अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। तभी उसकी पत्नी निशा वहाँ आ जाती है और गोपाल से कहती है, ये आपको क्या हो गया जी? आप सर पर हाथ रखकर क्यों बैठे रो रहे हैं? आपको दुकान पर नहीं जाना है क्या? आपने अभी तक अंडे भी जमा नहीं किए। अरे निशा, अंडे तो मैं तब जमा करूंगा ना जब अंडे होंगे। हमारी सारी मुर्गियां न जाने कहाँ चली गई और यहाँ पर एक भी अंडे नहीं है। दुकान में भी सिर्फ कुछ दर्जन अंडे ही बचे हैं। अब हमारा क्या होगा? जो पैसे थे वो मैंने सारे माँ के इलाज में लगा दिए। अब घर कैसे चलेगा? माता रानी हमारे साथ हैं, आप चिंता मत कीजिए और जाकर दुकान खोलिए। जितने अंडे हैं उतने ही आज बेच दीजिए। लेकिन निशा, मैं बोल रही हूँ ना, जाइए गोपाल जी, भगवान जो करते हैं सब अच्छे के लिए करते हैं। निशा के बोलने पर गोपाल दुकान खोलता है। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है और गोपाल से कहती है, बेटा, आज मेरे घर में बहुत सारे मेहमान आए हैं और उन सभी की यही इच्छा है कि वो अंडे ही खाएंगे, पर बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इतने सारे अंडे खरीद सकूं। बेटा तुम मुझे कुछ दर्जन अंडे दे दो। अगर तुम आज मेरी मदद कर दोगे तो मैं मेरी बेटी का रिश्ता तय कर पाऊंगी, वरना वो लोग मेरी बेटी का रिश्ता तोड़ कर चले जाएंगे। बेटा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी इतनी सी मदद कर दो। अरे अम्मा, आप ये क्या कर रही हैं? आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आप ये सारे अंडे ले जाइए, पैसों का क्या है? वो तो हाथ का मैल है। आप अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर लीजिए। उसका रिश्ता पक्का हो जाएगा तो मुझे लगेगा कि मुझे मेरे पैसे मिल गए। गोपाल का नेक दिल देख वो औरत अपने असली रूप में आ जाती है और एक परी का रूप धारण कर लेती है। परी को अपने सामने देख गोपाल हैरान हो जाता है, जिसके बाद परी गोपाल से कहती है, गोपाल तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मुझे यहाँ तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा गया था और तुम इस परीक्षा में सफल हुए, इसीलिए मैं तुम्हें ये कुछ बीज दे रही हूँ। तुम इन बीजों से अंडे की खेती कर सकते हो। ये अंडे जादुई होंगे, परंतु याद रखना, 1 हफ्ते बाद तुम्हें ये बीज 1 मुट्ठी अपने खेत में बोने हैं और ये जादुई अंडे की खेती सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अगर तुम्हारे अलावा किसी और ने इन्हें हाथ भी लगाया तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा।
इतना बोलकर परी गोपाल को बीज देकर वहाँ से चली जाती है। गोपाल घर जाकर ये सारी बात अपनी बीवी को बताता है और उन बीजों से एक मुट्ठी बीज लेकर गोपाल अपने घर के पीछे अंडे की खेती करता है। और अगली सुबह जब वो उठता है तो वो देखता है कि उस बीज से जादुई अंडे की खेती हो चुकी थी। पूरे खेत में अंडे ही अंडे थे और उनमें से कुछ अंडे बात कर रहे थे। उन अंडों को देख गोपाल उनके पास जाता है और अंडे गोपाल से बोलते हैं, हम सभी जादुई अंडे हैं, पर तुम्हें तो अपनी दुकान के लिए साधारण अंडे चाहिए ना गोपाल? हाँ। गोपाल की बातें सुनकर जादुई अंडे उसे बहुत सारे अंडे देते हैं और गोपाल से बोलते हैं, गोपाल, हम 5 दिनों तक ही तुम्हें साधारण अंडे दे पाएंगे। उसके बाद हम सभी जादुई अंडे मर जाएंगे। उसके बाद तुम्हें उस बीज में से एक मुट्ठी बीज निकाल कर उनकी खेती करनी होगी। पर याद रखना, जब हम मरेंगे तब हम एक बीज बन जाएंगे और तुम्हें हमें उठाकर संभाल कर रखना होगा। मैं सब समझ गया जादुई अंडे। गोपाल अब ऐसा ही करता है, परंतु विक्रम की बीवी ये सब देख लेती है और उसे जादुई अंडे की खेती के बारे में पता चल जाता है। जिसके बाद वो गोपाल के घर जाती है और उसके घर से कुछ बीज चोरी करके ले आती है और सारी बात विक्रम को बताती है। जिसके बाद विक्रम एक बार में ही सारे बीज खेत में बो देता है और अगली सुबह जब वो लोग उठते हैं तो वो देखते हैं कि उसका पूरा घर और पूरी जमीन अंडों से भरी पड़ी है और वे सभी अंडे काफी गुस्से में हैं। जिसके बाद वो सभी अंडे विक्रम और उसकी पत्नी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी विक्रम गोपाल को आवाज लगाता है, गोपाल भाई, हमारी मदद करो। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें इन जादुई अंडों से बचा लो, नहीं तो ये जादुई अंडे हमें अंडे बना देंगे। विक्रम की आवाज सुनकर गोपाल भागता हुआ विक्रम के पास आता है। जिसके बाद गोपाल हाथ जोड़कर जल्दी अंडों से बोलता है, हे जादुई अंडे, गलतियां तो इंसान से ही होती हैं और एक छोटी गलती इनसे भी हो गई, पर अब इन दोनों को अपनी गलती पर पछतावा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जादुई अंडे तुम इनको माफ कर दो। इन्हें इनके किए की सजा मिलकर ही रहेगी। जब तक इन्हें इनके किए की सजा नहीं मिलती और ये खुद एक अंडे नहीं बन जाते, तब तक इनका लालच खत्म नहीं होगा। हे जादुई अंडे, मैं समझ सकती हूँ, परंतु मैं और मेरे पति नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी की जान जाए या वो अंडे बने। इसीलिए हमारी आपसे विनती है कि आप अपना गुस्सा त्याग दें और इन दोनों मूर्ख इंसानों को क्षमा कर दें। ठीक है, मैं इन दोनों को माफ कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों के कहने पर, वरना आज मैं उन्हें अंडा बना देता। इतना बोलकर सभी जादुई अंडे एक बीज बन जाते हैं। जिसके बाद गोपाल उन सभी बीजों को उठाकर अपने घर ले आता है। अब विक्रम और उसकी पत्नी भी लालच करना बंद कर देते हैं और अपनी किसी और चीज की दुकान खोल लेते हैं। तो वहीं गोपाल अपने जादुई अंडों की खेती करता है और इसी तरह से अपनी जिंदगी को जीने लगता है।